चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में मुख्यमंत्री सीएम बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। भारत में मुख्यमंत्री बनने की सही उम्र क्या है, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी का, भूगोल ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर थ्री। ठीक है, तो जितने भी लोग सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर 2 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 23 लिखा है, आप 2024 मानिएगा क्योंकि 24 पे एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फुल मार्क्स 60 है, आपका 75 भी हो सकता है फुल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो इसमें 60 ही होता है जनरली, 60 मार्क्स का। टाइमिंग 3 आवर। अब देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शन तो पढ़ते ही हैं कि निर्देशानुसार दोनों खंड के उत्तर दें, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतन है और परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। देखिए यह पेपर पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेट वगैरह के बारे में इसमें आपको पढ़ना होता है। क्लाइमेट, फिर है हमारा ओशियन समुद्र, फिर हमारा एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। के गुल कर छिड़े थे। तो ये जो है क्वेश्चन झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। बाकी भारत में सभी का काम देगा अगर आपका सब्जेक्ट क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप पे पूछे गए थे। सबसे पहले हमारा ग्रुप ए आता है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस प्रमुख जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे जो अधिक वर्षा होती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा, बारिश, रेन, छतरी न खोल बरसात में, अच्छा भीग जाने दे। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर, मध्य अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली प्रचलित हवाओं को कहा जाता है। तो देखिए अक्षांश और देशांतर है हमारी पृथ्वी में, मालूम है ये हमारा पृथ्वी है इस टाइप से। अगर तो ये जितने भी लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो इस तरह से दी जाती है पृथ्वी में, ग्लोब में देखे होंगे, इसको अक्षांश से रेखा बोला जाता है। ठीक है, और ये जो इस टाइप से होता है लंबा लंबा लाइन, इसको बोलते हैं देशांतर। समझ गए? तो क्या बोल रहा है कि मध्य अक्षांश में, पृथ्वी का जो बीचों बीच में होता है, ठीक है, मध्य अक्षांश, ये हमारा पृथ्वी और बीच बीच में जो मध्य अक्षांश है, पूर्व से पश्चिम, तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो मध्य अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली प्रचलित हवाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं उन्हें हम लोग पछुआ पवन बोलते हैं। ठीक है, पछुआ पवन। ठीक है, वेस्ट लाइस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन सी नंबर, इसमें पूछा गया है कि कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से बचाती है। सबको मालूम है कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट्स या फिर यूवी रेस। ठीक है, तो यूवी जो रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको हम लोग परावैंगनिक विकिरण बोलते हैं हिंदी में, ये अगर डायरेक्टली हमारे बॉडी पे गिरे तो हमारा बॉडी पे स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। बाप रे, कैंसर नाम सुन के पहले डर जाता था आदमी आजकल नहीं डरता है ना, आजकल ये नॉर्मल चीज़ हो गया है। तो देखिए हमारे पृथ्वी में जो समताप मंडल है, यही हमारा पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। समताप मंडल में कौन सा परत स्थित है? ओजोन परत। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सबसे पहला मंडल है हमारा क्षोभ मंडल, इसके बाद आता है समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, इसके बाद आता है आयन मंडल, फिर हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में आकाश काला काला ब्लैक नज़र आने लगता है। ठीक है, और हम लोग सौरमंडल से बाहर चले जाते हैं, सौरमंडल नहीं, पृथ्वी के आवरण से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समताप मंडल। दूसरे नंबर का मंडल है समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, लेनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, 5 गो मंडल हैं, याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, और समताप मंडल में ही हमारा परावैंगनिक विकिरण को रोकने की क्षमता होती है। आयन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में, और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज चलती है।
ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कोपेन जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए बहुत सारा जलवायु को जांच करने की बनाया जाता है टीम। ठीक है, तो उसमें हमारा एक कोपेन है। क्या पूछ रहा है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, इसमें निम्न प्रणाली के आधार पर जलवायु को वर्गीकृत किया जाता है। तो किस प्रणाली के आधार पर जलवायु को बांटा जाता है? तो देखिए कोपेन जो संस्थान है या कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो करती है, यह तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को डिफाइन करती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर एंड आपका जो वर्षा होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, इसी के आधार पे यह मेजर करती है जलवायु को, तापमान और वर्षा के आधार पे। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य क्या है? जब मैं बचपन था तो ग्रीन हाउस मतलब समझते थे कि हरा हरा जो घर सब बनता है ना, जहाँ पे फूल उल पौधा वौधा वगैरह लगता है, उसी को ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो बचपन में क्या जो भी माइंड में आता था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है? हरा घर नहीं होता है। ग्रीन हाउस मतलब होता है विश्व का तापमान बढ़ना। ठीक है, इसका हिंदी हो जाता है विश्व का तापमान बढ़ना, यही आप समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, यही ग्रीन हाउस का दूसरा नाम है। वैश्विक तापमान में बढ़ना यानी कि कुछ गैसों द्वारा वायुमंडल का गर्म होना ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो फिर ग्रीन हाउस प्रभाव का खतरा क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव यदि ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ना, जैसे हिमालय हो गया, अंटार्कटिका पूरा का पूरा जो बर्फ़ का महादेश है, ठीक है, श्वेत महादेश, अंटार्कटिका, सब पिघल जाएगा। और जो हमारा नाम मात्र का पृथ्वी में ज़मीन बचा है 24%, ठीक है, 24% वो सब हमारा बह जाएगा और क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा तो फिर हम लोग भी डूब जाएंगे। डूब जाएंगे तो क्या, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो बचाना है इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट है हमारा बादलों द्वारा पृथ्वी की सतह का ठंडा होना। बादलों द्वारा पृथ्वी की सतह का ठंडा होना, अरे भाई ये तो आंसर हो गया ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना, कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखिए 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आए थे, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चक्रवात से आप क्या समझते हैं? अरे बाबा, चक्रवात, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लोन? आपने नाम सुना होगा चक्रवात, मोचा का नाम। ठीक है, बहुत सारा है यार चक्रवात। फिर बहुत सारा जो चक्रवात उठते रहता है, कभी बंगाल की खाड़ी से उठता है, तो कभी हिंद महासागर से उठता है, तो कभी प्रशांत महासागर से उठता है। ठीक है, ये जो चक्रवात सब है, ठीक है, क्या होता है, समुद्र में जो उठने वाली तूफान होती है ना, उसी को चक्रवात कहते हैं। समुद्री तूफानों को ही चक्रवात कहा जाता है, जिसमें हवा के साथ पानी की वर्षा, मतलब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और खूब वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, जो अक्सर समुद्र से उठती हैं। ठीक है, चक्रवात बस मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, बाकी आपको खुद पढ़ लेना है। जेट स्ट्रीम को परिभाषित करें। जेट स्ट्रीम क्या होता है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की जो वायुमंडल है, यहाँ पे पतली पतली जो हवा चलती है, सुई हवा जो आती है, उसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, सुई चुभा के जाती है, उसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो पतली पतली हवाएं चलती हैं, इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं केवल आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में बोला गया है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5। टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 3 को आंसर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, और यहाँ पे ये जो 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना में करना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, देखिए 5 मार्क्स के लिए एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, 10 मार्क्स के लिए दोनों खड़ा पन्ना का, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए 3 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, और एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है। ठीक है, 1 स्टैंड पेज, दैट मीन्स 2 पेज। ओके, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, इसमें आपको 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। और अगर आपकी लिखने की स्पीड धुआंधार है, एकदम हवा की तरह लिखते हैं, पूरा स्पीड है लिखने की, तब आप 4 पेज भी लिख दीजिए। लेकिन अगर आपकी लिखने की स्पीड एकदम धीरे धीरे लिखते हैं, तब कम से कम 2 पेज लिखिएगा, 2 खड़ा पन्ना। ठीक है, 15 नंबर के लिए कम से कम 2 खड़ा पन्ना, इससे कम लिखिएगा तो फेल हो जाओगे बॉस। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कोज एंड इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके कारण जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना है। तो बता दीजिएगा।
पृथ्वी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, एक शब्द में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु प्रवेश वर्गीकरण पर विस्तृत विवरण दें। तो देखिए कोपेन जो मापता है टेम्परेचर और वर्षा के आधार पे, इसको आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, किसी 3 को ही बनाना है ना, 5 को क्वेश्चन दिया गया है तो आप इजीली कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से लिखें। भारत का जो मानसून होता है इसमें विस्तार से लिखना है, डिटेल में। ठीक है, इसके प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करना है। तो बताना है कि भारत में कृषि जो होती है ना, मुख्य रूप से वर्षा पे आधारित है। ठीक है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। भारत की 70% जनता कृषि जो करती है वह वर्षा के जल पे आधारित होती है, वर्षा पे ही आश्रित होती। अगर किसी साल भारत में वर्षा ना हो तो भूखों मर जाएंगे लोग। ठीक है, गांव वाला आदमी फिर भी खा लेगा, लेकिन शहर का आदमी भूखे मर जाएगा। हम लोग चावल ही नहीं भेजेंगे गांव से बाबू, समझ लो भाई। शहर में रहते हैं क्या आप लोग? मैं तो अभी तक गांव में ही रहता हूँ यार, शहर जाता हूँ केवल एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम, और जॉब वॉब लगाता है तो एग्ज़ाम। वैसे भी जमशेदपुर का मैं जॉब छोड़ दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ का माहौल मुझे नहीं लगा सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से लिखें और इसके प्रभाव का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के मानसून होता है, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, रबी फसल, इन सब के बारे में, खरीफ फसल। ओके, इतना लिखने का टॉपिक है यार, मैं तो पूरा किताब लिख दूँ। ठीक है, ऐसा सोच के लिखना है एग्जाम में कि आनो लाओ तुम 32 पेज का बात कर रहे हैं, हम 3200 पेज भर देंगे यार। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, ऐसा इंटेंशन लेके आप एग्ज़ाम दे के नहीं जाइएगा। ठीक है, जलवायु विज्ञान की प्रकृति एवं दायरे के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में विस्तार से लिखें। तो आपको बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें मैंने बताया कि 5 को परत है, हमारा पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। यह पहला परत क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, जहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा हमारा परत है समताप मंडल, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है और परावैज्ञानिक किरण है। इसके ऊपर आता है हमारा मध्य मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आता है हमारा आयन मंडल, जहाँ पे सभी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट सब जो रखा जाता है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो सैटेलाइट्स के कारण हो रहा है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, जहाँ पे आप हमारे वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी का वायुमंडल को आपको स्केल से और पेंसिल से इस बना के, और अगर आप 200 वर्ड भी लिख दीजिएगा ना तो आपको इसमें अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप पेंसिल वाला ट्राई कीजिएगा, जब किसी में इमेज देके अगर आप आंसर कीजिएगा, तो सच बता रहा हूँ तो उसमें आपको 15 में 15 तक मिल सकता है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जितने भी पेपर हैं मैं सभी अपलोड कर दूँगा धीरे धीरे। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमारे चैनल पे केवल ग्रेजुएशन के टॉपिक पे 3000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। आप अगर इस चैनल का नाम लेके सर्च मारिएगा ग्रेजुएशन का कोई भी टॉपिक, तो आपको इजीली मिल जाएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ओर से शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, काम धाम कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, आगे बढ़े लाइफ में यार। बाय बाय।